तो यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुझसे पूछनी थी। लास्ट टाइम तूने बताया है कि अगर मैं खुद देखना चाहूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड्स सही हैं और कैसे जज कर सकते हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है या कैसे हो सकती है, तो बड़े सारे पैरामीटर्स बताए थे। उन सब पैरामीटर्स से मैंने सर्च करे, काफ़ी कुछ दिखे और काफ़ी कुछ लगे यार लोग तो ये अच्छे कहते थे, बट उन फैक्टर्स पे अगर उन पैरामीटर्स पे देखें तो वो खड़े नहीं उतरते। ठीक है, पर एक चीज़ मुझे जाननी थी कि मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ या कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे लार्ज कैप चाहिए, स्मॉल कैप या मिड कैप। ये एक बहुत मतलब काफ़ी क्वेश्चनेबल है सब काफ़ी ऑडियंस के लिए, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स मैंने देखे हैं कि कोई बैंकर हुआ, कोई ब्रोकर हुआ, या रैंडमली आजकल हमने देखा है कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे वो लिखते हैं ABC फंड रिटर्न्स 20% एंड वो बाय कर लेते हैं, राइट। बट नोइंगली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि प्लानर एक ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस कुछ भी सिलेक्शन से पहले दो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। आपका रिस्क एपिटाइट क्या है और आपका उसके साथ फाइनेंशियल टाइमलाइन कितनी है। मतलब आपका कोई भी एक गोल है, राइट। लेट्स से जैसे तुमने डिसाइड किया तुम्हें एक रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना है, रिटायरमेंट 20 साल दूर है, राइट। थोड़ा सा रिस्क में जा सकते हो, थोड़ा कॉम्पोजिशन उस गोल के लिए मिड या स्मॉल में ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक टेन्योर पड़ा हुआ है। अगर करेक्शंस होती भी हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न इज़ कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 साल तक रिटर्न कांस्टेंट भी रहता है या नेगेटिव दिखता है, बट वो सडन पेस से ही एकदम से आपको रिटर्न देते हैं, राइट। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा टाइम फ्रेम ज़्यादा है, यानी रिटायरमेंट प्लान आज से 30 साल बाद का कोई गोल है, तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप जो कि वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो ये है कि उनकी जो मतलब ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी है वो हमें इतनी इफेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगा, एग्जैक्टली क्योंकि आज जो कंपनी लेट्स से कोई एक स्टॉक उठाता हूँ और म्यूचुअल फंड हाउस है, वो कोई भी एक सिलेक्शन करता है एक फंड का, उसमें वो 45 to 60 स्टॉक्स रखता है। एक तो फंड मैनेजर ऑलरेडी वो मैनेज कर रहा है, राइट। अगर वो एक स्मॉल स्टॉक है, स्मॉल कैप है, 20 साल एक बहुत अच्छा टेन्योर होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस के लिए हो सकता है वो बंद भी हो जाए तो उसका फंड मैनेजर उसकी कॉम्पोजिशन हटा दे, और अगर वो स्मॉल से लार्ज बना तो हम रिटर्न देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाएगा। इसलिए कभी भी हम कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म में तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप्स के रिटर्न आउट परफॉर्मिंग होते हैं मोस्ट केसेस में। बट अब पहला क्वेश्चन उसमें ये आया आपका कि रिस्क एपेटाइट जो मैंने कहा, राइट। अब बहुत लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 10 साल का, ठीक है, और उनके पास रिस्क एपेटाइट भी बहुत अच्छा होता है। दे आर लाइक हमारी जनरेशन हो गई जो 25 साल के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, रिटायरमेंट 55 पे या 60 पे है, उनके पास टेंडेंसी है वो रिस्क ले सकते हैं, वो लेना भी चाहते हैं। बट जैसे कुछ ब्रोकर्स हुए वो उनको आके बैलेंस फंड दे देंगे, मल्टी एसेट्स फंड दे देंगे, डायनामिक फंड दे देंगे। क्यों? कुछ NFOs आते हैं या कुछ उनको जहाँ लगता है कि वो दे देना चाहिए, राइट। अगेन हर जगह कई टारगेट्स रहते हैं, वो उनको कह देंगे आप ये बाय कर लो। 10 साल के अंदर अब फ़र्क क्या आता है, अगर मैं कंपैरिजन लूँ, एक ICICI का फंड है, उसको मैं प्योर इक्विटी से अगर कंपेयर करूँ, 1999 में आया था, वो 3-4% कम रिटर्न जनरेट करा था ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 21 ईयर्स, एक प्योर इक्विटी के मुकाबले एक बैलेंस फंड। तो 4% इज़ अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। अगर वो लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगर वो किसी ने 1 लाख डाला उस टाइम पे, तो वो मल्टीपल लाख्स का लॉस सफ़र कर रहा है, राइट। तो जिसके पास पोटेंशियल थी आपने उसको भी बैलेंस दे दिया, तो वो फ़ायदा नहीं है, राइट। अब फिर आता है कई लोगों में रिस्क टेंडेंसी नहीं होती। अगर टेंडेंसी की वाली बात करें कि भाई रिस्क एपिटाइट है, जैसे आपने पिछले में कहा, तो अगर उसका 10 साल का एक टाइम होराइजन है, रिस्क एपिटाइट भी है, तो मेरी समझ से कि वो स्मॉल कैप में जा सकता है। कॉम्पोजिशन उस टाइम ज़्यादा थोड़ा मिड की तरफ होल्ड करे, तो इस केस में ये स्मॉल कैप में कम क्यों है? उसका तो रिस्क एपिटाइट है। उसका रिस्क एपिटाइट है, अगेन थोड़ा सा मिड में तो वो जा ही रहा है। हाँ। जो मिड कैप फंड्स होंगे उसके अंदर भी कॉम्पोजिशन स्मॉल का रहता है, अच्छा, राइट। अच्छा, तो वो इन एनी हाउ केस उसके पास वहाँ पे भी स्मॉल कैप्स है, और थोड़ा सा पोर्टफोलियो यहाँ 35 बात करूँ, उसको थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी भी देगा वॉलेटाइल टाइम्स में। अब हो सकता है लाइक अगर मैं अपना केस कंसिडर करूँ, मैं शायद अपनी कॉम्पोजिशन ज़्यादा रखूँ, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, एंड मोर ओवर एनी डे, इवन
मैं भी सारा पैसा नहीं डालूंगा एक जगह. द रीज़न इज इट्स एन ओल्ड सेइंग, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. तो ठीक है, थोड़ा बहुत बाइफर्केशन रखें, बट इंपॉर्टेंट इज अपनी फाइनेंशियल टाइमलाइन और अपने रिस्क एपिटाइट को जाने. अगर आपका रिस्क एपिटाइट अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है ग्रेटर देन 5 ईयर्स. ठीक है. मैंने बहुत लोग अभी भी देखे हैं जो 3 साल के लिए इक्विटी बाय करते हैं, एंड दिस इट्स अ गुड डील. बट अगेन जिसने 2016 से 19 का टाइम देखा, ही वुड नो दैट. अच्छा, अगर मैं एक नॉर्मल सा सिनेरियो लूँ, आपको 3 केस सिनेरियो बताऊँ, उसमें आप मुझे सजेस्ट करना. पहला केस सिनेरियो कि अगर मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी प्लान करनी है और मैं उसके लिए फंड्स इकट्ठे करना चाहता हूँ. मैं ये कहूँगा कि इस 5 साल में मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाई चांस चौथे 5वें साल में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई मार्केट ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करने लगे. पर मुझे ऐसा भी नहीं है कि रिटर्न एफडी जितने मिले, यानी कम मिले रिटर्न, तो रिटर्न भी ठीक ठाक मिले और बहुत रिस्क भी नहीं लेना चाहता. तो अब यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन लार्ज और बैलेंस फंड्स की रख सकते हैं. लार्ज स्टेबिलिटी देगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिस्की नहीं है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा ऑफर करेगा कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल. दूसरा बैलेंस अगेन इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे लार्ज कैप ज़्यादा रहेगा और डेट कैटेगरी फंड्स भी होंगे. ओके. अब डेट कैटेगरी स्टॉक्स जब वो सिक्योरिटीज पिक करेगा, अगेन आपके रिटर्न्स कम रहेंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा स्टेबिलिटी होगा. ठीक है, अग्रीड. और यही मैं अगर एक प्लान बताऊं 10 साल का, कि भाई मुझे अगले 10 साल में फंड्स इकट्ठे करने हैं थोड़े से घर की डाउन पेमेंट के लिए, ठीक है, एक घर कोई प्लान करता है तो उसमें उसकी रिस्क टेंडेंसी ये है कि चल यार थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, 10 साल हैं, ठीक है, तो उसकी कैसी कॉम्पोजिशन हो सकती है? अगेन अब डिपेंड्स, लाइक अगर इफ मैं हूँगा उसकी जगह, 10 साल का टाइम है मेरे पास, मैं मोर एग्रेसिवली जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन दिया, मैं शायद कह दूंगा, अगर वो आपने कहा स्लाइट है, 40 लार्ज में रख के रिमेनिंग 30 मिड एंड स्मॉल में कर ले. ये भी बिल्कुल राइट, ताकि थोड़ा सा अगर लार्ज कैप उसको कुछ भी रिटर्न देते हैं 12 तक, और मिड एंड स्मॉल अगर ओवर एंड अबव 3-4% उसको जनरेट करते हैं, तो उसके लिए बेटर डील है. राइट, अगेन वो मिड एंड स्मॉल में भी खाली जा सकता है, बट एज यू सेड कि थोड़ा सा उसका टेंडेंसी कम है. वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन यही रहता है कि रिस्क एपिटाइट सामने वाले का कितना है. कई लोग शॉर्ट टाइम 5 साल के लिए भी स्मॉल कैप्स ले जाते हैं. स्मॉल कैप यूजुअली मैं कहता हूँ 7 साल तक का टाइम रखिए. अच्छा, ठीक है. और अगर कोई 30 साल का प्लान करता है अपना रिटायरमेंट के लिए, और उसकी टेंडेंसी है यार देखा जाएगा बट मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है, अब जो हो रहा है 30 साल में ठीक ठाक रिटर्न मिल जाना चाहिए, या स्मॉल कैप को बहुत कम कर दे. लाइक मैंने अपने लिए मेजर कॉम्पोजिशन ज़्यादा मिड एंड स्मॉल में रखा हुआ है. अच्छा. अपने लिए बात करूँ, बट अगेन जब आप किसी इंडिविजुअल को देखोगे, हो सकता है वो कहेगा कि उसके लिए कह सकते हैं हम कि 15 से 20% लार्ज में ठीक है, रेस्ट 40-40 या 50-30 वो मिड एंड स्मॉल में जाए. द रीज़न इज 30 ईयर्स. अगर हम आज चेक करें, मैं अगर फंड का नाम लूँ, निपॉन ग्रोथ. अच्छा. जो पहले एक रिलायंस ग्रोथ था, वो एक मतलब मिड कैप में अभी मिड कैप फंड है. उसके रिटर्न्स अगर मैं उस टाइम के सेंसेक्स से कंपेयर करूँ तो वे अहेड है. सेंसेक्स शायद अगर 30 टाइम्स बड़ा है, तो वो उस टाइम पे जो अभी रिटर्न दे रहा था जब मार्केट थोड़ा सा अच्छे पीक पे था, इट वाज 21%. अच्छा. राइट, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज फंड जिसका नैव 1000 को क्रॉस करा है, 2000 को. राइट, तो अब हम लगा सकते हैं कि 95 का आया हुआ फंड मार्केट में 27 साल में है, और 21%. अगर आप यही लगा ले, बेसिकली 10 रुपये के NAV से स्टार्ट हुआ हुआ फंड शायद आज 2200 के NAV पे, तो 220 टाइम्स कंपेयर टू 30 टाइम्स ऑफ सेंसेक्स. काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आ जाता है. ठीक है, मैं समझ गया हूँ. यही 2 मेन फैक्टर्स हैं कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं. कभी ऐसी गलती मत करिएगा, 2 साल है, रिस्क कैपिटल हाई है, मैं इक्विटी लूंगा, चांसेस है कि वो पेंडुलम आपकी तरफ नहीं स्विंग करेगा. बिल्कुल हो सकता है. अगर मान लो किसी यही कोई उस पोजीशन में बैठा होता कि भाई वो 2019 या 2020 की स्टार्टिंग में बैठा होता, उसको लगता है यार मुझे 2022 तक कुछ पैसे चाहिए, चलो इन्वेस्ट करता हूँ, और उस समय ये ऐसे कोरोना जैसा टाइम आ जाता, तो वो और पैनिक हो जाता. और हमेशा सिचुएशन देखिए, ये दो तो एक फैक्टर्स है, ये यूनिवर्सल एक बेंचमार्क है. तीसरा, कभी अगर हमें मार्केट कंडीशंस भी देखना पड़ता है. अभी अगर हम बात करें तो वी नो कि रिसेशन है, काफ़ी इकोनॉमीज बैडली इम्पैक्टेड हैं, तो इस टाइम के लिए जो सजेशंस होते हैं, अगेन इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपका काम हो, और जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानर से ही बात करिए. डेफिनेटली, क्योंकि सिलेक्शन अगर हम अपने लिए ले रहे हैं, कुछ भी गलत है, या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर रैंडमली जाके क्लिक्स कर रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल पैटर्न है, वो आपके लिए बनाया नहीं, किसी को नहीं पता.
और ऐसा भी नहीं करना किसी को कि बस ऑनलाइन अपने किसी आपने ऐसे ऐप पे या किसी पे करा अपना अकाउंट बनाया और 10 20 30 50 100 फंड्स खरीदे जा रहे हो बिन बात के। एंड इवन मैं ये भी कहूँगा कि काफ़ी लाइक मैं काफ़ी वीडियोस भी अगर आप देखो तो कई जगह कई लोग नाम बताते हैं इरिस्पेक्टिव के ये है वो है, ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए या ओवरऑल अच्छे हो, बट वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। पर्सन टू पर्सन। मैं आपको आज कहूँ कि आप कोई स्मॉल कैप बाय कर लो और आपका टेन्योर ही 2 साल है और आपका रिस्क एपिटाइट भी नहीं है, आपने रिटर्न से ल्यूक्रेटिव होके ले लिया, बट अगर वहाँ करेक्शंस आई तो 2 साल बाद आप कहोगे फंड खराब था, वो वीडियो खराब था। बिल्कुल। तो जब भी आपको डिसाइड करना है बैठ के खुद को प्रेजेंट करके देखना है कि भाई मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है, बता तो दिया बट इज इट फाइन फॉर मी और नॉट। सो आई होप आपने आज समझा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फंड्स चूज़ कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में जो सीखा, और इस वीडियो में कि आपके लिए क्या सही है डिपेंडिंग टाइम होराइजन एंड योर रिस्क एपिटाइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट रह गया हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दोज क्वेरीज। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फाइनेंस के रिलेटेड आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।